आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो कोल्ड वॉर के सबसे साहसी खुफिया ऑपरेशनों में से एक की दास्तां बयां करेगी। ये कहानी है एक ऐसे मिशन की जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता था। एक ऐसा मिशन जिसमें कई जानें गईं, लेकिन जिसने मिडल ईस्ट में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल दिया। तो बात है 1963 की। तेल अवीव में मुसाद के चीफ मेयर अमित और इजरायली वायुसेना के चीफ एजर वाइजमैन, जो कि पुराने दोस्त भी थे, नाश्ता कर रहे थे, बिल्कुल आम दिन की तरह। मजाक मजाक में अमित ने पूछ लिया, बताओ मुसाद तुम्हारी एयरफोर्स के लिए क्या कर सकती है? और वाइजमैन ने, जैसे इसी सवाल का इंतजार कर रहे थे, बिना एक पल भी सोचे ये डिमांड रख दी। वाइजमैन की ये बात सुनकर अमित बिल्कुल हैरान रह गए। उनके मुंह से निकला, पागल हो गए हो क्या? पूरे पश्चिमी दुनिया में किसी के पास एक भी MiG-21 नहीं है। ये तो नामुमकिन है। और बस इस एक वाक्य से साफ हो गया था कि इस मिशन के दांव कितने ऊंचे थे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मांग इतनी नामुमकिन क्यों मानी जा रही थी। आइए समझते हैं। देखिए, MiG-21, जिसे फिश बेड भी कहते थे, वो सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं था। वो 1960s के दशक का सबसे उन्नत, सबसे रहस्यमयी सुपरसोनिक जेट था। सोवियत संघ की हवाई ताकत का प्रतीक। ये कोल्ड वॉर का एक जीता जागता हथियार था। एक ऐसा राज जिसे पश्चिमी दुनिया किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती थी। स्पीड हो, एक्यूरेसी हो या हवा में कलाबाजी, इसका कोई मुकाबला ही नहीं था। इसे इतना खतरनाक बनाती थी इसकी टेक्नोलॉजी। टॉप स्पीड 2230 किलोमीटर प्रति घंटा। पश्चिमी जेट्स इसके सामने बच्चे थे। डिजाइन इतना हल्का और फुर्तीला कि हवा में नाचता था ये। और सबसे बड़ी बात क्या थी? ये पश्चिमी जेट्स से कहीं सस्ता था। मतलब सोवियत संघ इन्हें ढेरों की संख्या में बना सकता था। और यही इजराइल के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था। सोवियत संघ ये MiG-21 सीधे इजराइल के दुश्मनों को दे रहा था। मिस्र, सीरिया, इराक। अब सोचिए, ये अत्याधुनिक हथियार उनके पड़ोसी दुश्मन देशों के पास था। वाइजमैन को ये बात बिल्कुल साफ थी, अगर आने वाले वक्त में जंग हुई तो MiG-21 इजराइल के अस्तित्व के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बनेगा। ऐसा नहीं था कि इस जेट को हासिल करने की कोशिश पहली बार हो रही थी। बिल्कुल नहीं। मोसाद पहले भी कोशिश कर चुका था, लेकिन उनकी कोशिशें न सिर्फ बुरी तरह नाकाम हुई थीं, बल्कि काफी जानलेवा भी साबित हुई थीं। इस मिशन की कीमत लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई थी। देखिए, दिसंबर 1962 में मिस्र में एक पायलट को रिश्वत देने का प्लान नाकाम हो गया, और इसका नतीजा मोसाद के एजेंट जीन थॉमस और उनके पिता को सरेआम चौराहे पर फांसी दे दी गई। फिर कुछ ही समय बाद इराक में 2 पायलट डील के लिए मान तो गए, लेकिन आखिरी वक्त पर पीछे हट गए। और मोसाद ने क्या किया? उन्होंने अपने निशान मिटाने के लिए उन दोनों को ही खत्म कर दिया, मिशन का राज दफन करने के लिए। और इस मिशन की मुश्किल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका की CIA, जिसके पास इतने सारे संसाधन थे, इतनी ताकत थी, वो भी एक MiG-21 हासिल नहीं कर पाई थी। जब CIA नाकाम हो चुकी थी तो ये काम तो और भी ज्यादा नामुमकिन लगने लगा था। तो 2 असफलताओं के बाद मोसाद ने अपनी रणनीति बदली। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ पैसों का लालच देना काफी नहीं है। इस बार उन्हें एक ऐसा पायलट ढूंढना था जिसके पास अपना देश छोड़ने की कोई ठोस, कोई गहरी वजह हो। और वो पायलट उन्हें मिला। नाम था मुनीर रेडफा, इराक के टॉप पायलटों में से एक एलीट पायलट, लेकिन उनके दिल में अपने देश के लिए बेपनाह नाराजगी थी। और इसकी वजह उनका धर्म। वो एक मुस्लिम बहुल देश में एक ईसाई थे। तो रेडफा की इस नाराजगी की वजह एक नहीं, कई थीं। सबसे पहले उन्हें साफ साफ बोल दिया गया था कि ईसाई होने की वजह से उन्हें कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा। वो स्क्वाड्रन लीडर नहीं बन पाएंगे। उनके अपने साथी अधिकारी हमेशा उन पर शक करते थे। फिर उन्हें कुर्द गांव पर बम गिराने के लिए मजबूर किया जाता था, जिनसे वो खुद हमदर्दी रखते थे, क्योंकि वो भी एक अल्पसंख्यक थे। बस इन सब चीज़ों ने उनके मन में ये बात बिठा दी थी कि वो एक गलत देश का हिस्सा हैं, जहां अल्पसंख्यकों को कभी बराबरी नहीं मिलेगी। अब मोसाद ने उन्हें भर्ती करने का एक बहुत ही सोचा समझा प्लान बनाया। स्टेप 1, एक मुखबिर के जरिए रेडफा से संपर्क किया गया। स्टेप 2, रेडफा और उनकी पत्नी को इलाज के बहाने ग्रीस बुलाया गया। स्टेप 3, वहां एक इजरायली पायलट ने पोलिश होने का नाटक करके रेडफा से दोस्ती की ताकि उनके मन की बात को समझ सकें। और जब सही वक्त आया, स्टेप 4, प्रस्ताव रखा गया। $1 मिलियन और उनके पूरे परिवार के लिए इजराइल में एक नई जिंदगी। रेडफा ने हाँ कह दी। और इसके साथ ही इस कहानी का सबसे रोमांचक, सबसे एक्शन पैक्ड हिस्सा शुरू हुआ।
अब वक्त था इस साहसी योजना को अंजाम देने का। तैयारियां बहुत ही जटिल थी। सबसे पहले तो रेडफा के पूरे खानदान को एक एक करके अलग अलग बहानों से चुपचाप इराक से बाहर निकाला गया। फिर रेडफा को गुप्त संचार कोड सिखाए गए। रडार से बचने के लिए एक बहुत ही जटिल जिगजैग उड़ान पथ प्लान किया गया और सबसे दिलचस्प, रेडियो पर एक खास अरबी गाना मरभतेन मरभतेन अंतिम गो सिग्नल के तौर पर तैयार किया गया। जब यह गाना बजेगा तब रेडफा को निकलना था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 14 अगस्त 1970। पहली कोशिश। मुनीर रेडफा ने बगदाद से अपने मिग-21 में उड़ान भरी। मिशन शुरू हो चुका था। लेकिन टेक ऑफ के ठीक बाद कॉकपिट में अचानक धुआं भर गया। एक फ्यूज जल गया था और रेडफा ने कोई जोखिम नहीं लिया और विमान को वापस इराक में ही उतार दिया। सोचिए उस वक्त मुसाद कमांड सेंटर में क्या माहौल रहा होगा। एक पल में उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। सालों की योजना, इतना जोखिम, सब एक झटके में बर्बाद। लेकिन 2 दिन बाद 16 अगस्त 1966 मुनीर रेडफा ने एक बार फिर उड़ान भरी और इस बार हमेशा के लिए। उसने इराकी एयर कंट्रोल को झूठ बोला, अपना रेडियो बंद किया और मोसाद के बनाए उस जिगजैग रास्ते पर इजराइल की तरफ निकल पड़ा। जॉर्डन के एयर स्पेस को पार करते हुए ठीक 65 मिनट बाद वो इजराइल की सीमा में दाखिल हुआ। वहां 2 इजरायली मिराज जेट पहले से उसका इंतजार कर रहे थे, उसे एस्कॉर्ट करने के लिए, और कुछ ही देर में वो मिग-21 हटसोर एयरबेस पर सुरक्षित उतर चुका था। ऑपरेशन डायमंड सफल था। जो मिशन नामुमकिन लगता था, अब वो हकीकत बन चुका था। तो अब आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से पर, एक जीत का कड़वा अंजाम। क्योंकि इस शानदार जीत के पीछे एक इंसान की व्यक्तिगत कहानी भी थी जो उतनी सुखद नहीं थी। चलिए अब इस ऑपरेशन के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। इस कहानी के 2 चेहरे हैं। एक तरफ थी इजराइल की रणनीतिक जीत। उन्हें मिग-21 की कमजोरियों के बारे में सब कुछ पता चल गया, जिसकी वजह से वो 1967 की 6 दिवसीय युद्ध में आसमान पर राज कर पाए। उन्होंने इस जेट का एक्सेस अमेरिका को देकर उनसे मिसाइल डेटा भी हासिल किया। लेकिन दूसरी तरफ थी मुनीर रेडफा की व्यक्तिगत त्रासदी। उसके अपने साले ने उसे गद्दार कहा और उसे मारने की कोशिश की। वो इजराइल में कभी एडजस्ट ही नहीं कर पाया, हमेशा अकेला रहा और 1988 में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। एक ऐसा आदमी जिसका कोई देश नहीं था। आज भी वो चुराया गया मिग-21 इजरायली वायुसेना के म्यूजियम में रखा है। ये सिर्फ एक खुफिया जीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत त्रासदी का भी स्मारक है। ये याद दिलाता है उस कीमत की जो एक व्यक्ति ने इसके लिए चुकाई थी। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक देश की सुरक्षा की असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद जासूसी की दुनिया में हमेशा जटिल ही रहेगा।